हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरशद खान और आज हम 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 रे ऑप्टिक्स करण प्रकाश की के लेक्चर नंबर 18 में एप्लीकेशंस और इफेक्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग या प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर पड़ने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट आती हैं। तो इस प्रभाव पर कौन कौन सी घटनाएं आधारित होते हैं उन्हें समझते हैं। तो पहला है मर्चिका या मिराज की घटना। ये मुख्यतया रेगिस्तानी इलाके में होती है क्योंकि वहां धरातल के तपने से गर्मी के दिनों में सतह के पास की वायु गर्म हो जाती है, ऊपर की वायु ठंडी होती है और इस माध्यम के घनत्व में परिवर्तन के कारण पूर्णांतरिक परावर्तन के फलस्वरूप किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब नजर आने लगता है। स्पेशली ये मृग को अधिकांशतः ये घटना प्रेक्षित होती है। दृष्टिभ्रम होता है कि मृग को लगता है, मृग मतलब हिरण को लगता है कि उससे कुछ दूरी पर पानी भरा हुआ है और उसमें वृक्ष के उल्टे प्रतिबिंब नजर आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में जब मृग वहां पहुंचता है तो पानी नहीं होता है। तो ये दृष्टिभ्रम है, इसी को मर्चिका कहते हैं। ये दृष्टिभ्रम अधिकांशतः जब दोपहरी के टाइम पर सड़क पर चलते हैं तो भी अनुभव हो जाता है कि सड़क पर कहीं दूर स्थित जगह पर ऐसा लगता है कि आगे पानी भरा हुआ है, इसलिए कुछ गाड़ियों के उल्टे प्रतिबिंब भी नजर आने लगते हैं, परंतु वास्तव में वहां पहुंचते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इसी दृष्टि भ्रम को मर्चिका कहते हैं। इसकी तकनीकी व्याख्या करते हैं तो ये धरातल है, दोपहरी में तप रहा है, गर्मी के दिनों की बात हो रही है, तो इसके तपने से इसके पास की जो वायु है वो गर्म हो जाएगी और गर्म वायु विरल की भांति कार्य करेगी, अर्थात इसका अपवर्तनांक घट जाएगा। हम जानते हैं कि तापमान पर निर्भर करता है अपवर्तनांक और ताप में वृद्धि करने से घटता है। इसके ऊपर की वायु तुलनात्मक रूप से ठंडी होगी, उसका अपवर्तनांक अधिक होने से उसे हम सघन कहेंगे। यहाँ एक बिंब है, वस्तु है, आप इसे पेड़ मान सकते हैं, आप इसे कार का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो इससे जो आने वाली प्रकाश किरणें हैं वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही हैं और अगर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हुई तो ऐसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मुड़कर प्रेक्षक तक पहुंचेंगी। प्रेक्षक को ये किरणें इधर से आती हुई प्रतीत होंगी, यानी कि इस बिंब का आभासी प्रतिबिंब नीचे बनता नजर आएगा, जिससे ऐसा लगेगा कि इसका प्रतिबिंब पानी के अंदर निर्मित हो रहा है, लेकिन वास्तविकता में वहां पानी नहीं होगा और इसी दृष्टिभ्रम को मर्चिका कहते हैं। अगला इसका उदाहरण है हीरे का चमकना। तो हम जानते हैं कि हीरे का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, इसलिए इसके लिए क्रांतिक कोण का मान न्यूनतम होता है। इसका अपवर्तनांक 2.42 और इसके लिए जो क्रांतिक कोण का मान है वो लगभग 24.4 डिग्री होता है। जब कोई प्रकाश किरण तरासे हुए हीरे में प्रवेश करती है तो यहां से अपवर्तित होकर जब यहां पहुंचती है तो हीरे से बाहर निकलने के लिए, सघन से विरल जाने के लिए पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना होती है, क्योंकि यहाँ कोण जो है आपतन कोण वो क्रांतिक कोण से इजीली बड़ा बन जाता है। तो क्रांतिक कोण का मान कितना है, वो मात्र 24.4 डिग्री है। उससे बड़ा कोण बनने से ही पूर्णांतरिक परावर्तित होती है और ऐसे पूर्णांतरिक परावर्तित होती रहती है। हम जानते हैं कि पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना में ऊर्जा का नगण्य ह्रास होता है, तो ये प्रकाश किरण बार बार टकराती रहती है और प्रदीप्ति उत्पन्न होती है, जिससे हीरा चमकता है। अब इसे जितना बेहतर तरासा गया होगा, जितनी बेहतर इनकी सतहों को घिसा गया होगा, ये उतना ही बेहतर चमकेगा। तो हीरे का चमकना पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। अगला उदाहरण है प्रकाशिक तंतु का, ऑप्टिकल फाइबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिक तंतु बाल नुमा या धागे नुमा पतली फ्लेक्सिबल संरचनाएं होती हैं। ये प्रकाशिक पदार्थों से बनाई जाती हैं, जैसे कांच या क्वार्ट्ज। इसमें दो मुख्य भाग होते हैं। इसका जो आंतरिक भाग है वो तुलनात्मक रूप से सघन माध्यम से बनाया जाता है और उसे क्रोड या कोर कहते हैं। उसके बाहर का जो पार्ट है वो तुलनात्मक रूप से विरल होता है और उसे हम आवरण, अधिपटन या क्लेडिंग कहते हैं। तो जब सपोज कोर का अपवर्तनांक μ1 है और क्लेडिंग का μ2 है, तो ये नेसेसरी है कि μ1 का मान μ2 से बड़ा होना चाहिए, अर्थात कोर क्लेडिंग की तुलना में सघन होनी चाहिए, तभी ये संभव हो पाएगा। इसमें होता क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण प्रवेश करती है और वो कोर से क्लेडिंग की ओर निकलना चाहती है सघन से विरल में, तो क्रांतिक कोण से अधिक कोण बनने से वापस लौट जाती है और ऐसे परावर्तित होते हुए आगे बढ़ती है। क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्णांतरिक परावर्तन में ऊर्जा का नगण्य ह्रास होता है और प्रकाश इसमें चल रहा है और प्रकाश की चाल जो है अति उच्च होती है, इसलिए इसका उपयोग मुख्यतः संचार तंत्र में किया जाता है।
संचार तंत्र में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों को प्रकाशीय सिग्नलों में कन्वर्ट करके इसके थ्रू अत्यधिक तीव्र वेग से भेजा जा सकता है और ऊर्जा का ह्रास नगण्य होता है। एक खासियत इसकी और है कि एक ऑप्टिकल फाइबर लाखों करोड़ों सिग्नलों को भेजने में सक्षम होता है। इसलिए अगर हम इनका एक पुंज ले लें, गुच्छा ले लें, तो उससे हम बहुत सारे सिग्नलों को एक साथ भेज सकते हैं। इसलिए हमारी आवृत्ति परास बढ़ जाती है, रेंज बढ़ जाती है। संचार तंत्र के अतिरिक्त इनका उपयोग सजावट में भी किया जाता है। अलग अलग रंगों के प्रकाश के अलग अलग प्रकाशिक तंतु लेकर उनको डेकोरेशन में प्रयुक्त किया जाता है। और इनका उपयोग एंडोस्कोपी में लाइट पाइप के रूप में किया जाता है। मतलब हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को देखने के लिए अंतःदृष्टि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगली घटना है उन्मर्चिका। ये मर्चिका की ठीक उल्टी सी घटना है, इसलिए इसे उन्मर्चिका या अनब्रेजेज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जहां भी कोई जलाशय होगा, वाटर बॉडीज होगी, उसके ऊपर अगर कोई वस्तु है तो उसका उठा हुआ प्रतिबिंब नजर आएगा। ऐसा क्यों होता है उसे भी समझते हैं तकनीकी रूप से कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होने के कारण धीरे धीरे गर्म होता है, तो इसके ऊपर की जो वायु है वो ठंडी होती है, जबकि धरातल के ऊपर की जो वायु है वो गर्म होती है। यानी कि यहाँ ठंडी वायु है यानी सघन वायु, यहाँ गर्म वायु है यानी कि विरल वायु। तो इस वस्तु से, उदाहरण के लिए कोई नाव है या कोई और वस्तु है, इस बिंब से चलने वाली प्रकाश किरणें सघन से विरल में जाएंगी और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रेक्षक की इस तरह से मुड़ती हुई पहुंचेगी प्रेक्षक तक। प्रेक्षक को ये किरणें इधर से आती हुई प्रतीत होंगी, यानी कि इस बिंब का आभासी प्रतिबिंब उठा हुआ प्रतीत होगा। इस घटना को उन्मर्चिका या अनब्रेजेज कहा जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर अगला उपयोग है पूर्ण परावर्तक प्रिज्मों के रूप में। ये अधिकांशतः कांच के बने हुए प्रिज्म होते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको डिजाइन किया जाता है, इनके एंगल दिए जाते हैं। तो यहाँ मैंने 3 प्रिज्म दर्शाए हैं, और भी ऐसे बहुत सारे डिजाइन किए जा सकते हैं। तो ये दोनों प्रिज्म ऐसे हैं कि इनमें एक कोण 90 डिग्री है और बाकी बचे हुए 2 कोण 45-45 डिग्री हैं। पहले प्रिज्म को इस तरह से रखा है कि 90 का कोण यहाँ है और इस सतह के सामने एक वस्तु रखी है। इस वस्तु से 2 किरणें चलाई हैं, एक इसके बॉटम से एक इसके टॉप से। बी से जाने वाली किरण जब इस पर पहुंची तो सतह के अभिलंबवत थी, यानी कि आपतन कोण 0 था, इसलिए अपवर्तन कोण भी 0 बनाते हुए बिना पथ विचलन के गुजर गई। माध्यम चेंज हुआ लेकिन अभिलंब के अंदर जाने के कारण बिना पथ विचलन के गुजर गई। परंतु जब यहाँ पहुंची तो यहाँ इसने 45 डिग्री का आपतन कोण बनाया अभिलंब के साथ। और हम जानते हैं कि कांच के लिए साधारणतः क्रांतिक कोण का मान 42 डिग्री होता है, इसलिए आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा है तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएगी, यानी 45 डिग्री का कोण बनाते हुए इधर निकल जाएगी। क्योंकि 45 डिग्री का कोण इधर बना रही है, 45 ये था, यानी लंबवत निकल गई है, तो इस सतह पर पुनः ये अभिलंब के अंदर पड़ेगी और जो बिना पथ विचलन के बाहर पहुंच जाएगी। ठीक ऐसे ही ए से चलने वाली किरण यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तित होगी और फिर ये बाहर निकल जाएगी, तो वस्तु ए बी का 90 डिग्री के कोण से घूमा हुआ प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होगा। इस वाले प्रिज्म में इस सतह को सामने रख दिया गया है। तो सामने रखने से क्या हुआ है, यहाँ एक वस्तु लिया गया, इस ए से चलने वाली किरण इस पर पड़ी, अभिलंब बिना पथ विचलन के गुजर गई। लेकिन जब यहाँ पहुंची तो 45 डिग्री का आपतन कोण बनाया, क्रांतिक कोण से अधिक होने के कारण यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तित हुई। यहाँ पहुंची पुनः 45 का कोण बनाया, पुनः पूर्ण आंतरिक परावर्तित हुई और इस सतह के अभिलंबवत आने के कारण बिना पथ विचलन के बाहर निकल गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 2 बार अपवर्तन, लेकिन अभिलंबवत होने के कारण पथ नहीं बदला है वहां। ठीक इसी प्रकार बी से चलने वाली किरण के लिए तो वस्तु ए बी का उल्टा प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर ए डैश बी डैश के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अगला जो प्रिज्म है इसकी सतहों को अलग टाइप से डिजाइन किया गया है, एंगल पर डिजाइन किया गया है और ये त्रिभुजाकार अनुप्रस्थ में भी नहीं है, ये आपके त्रिभुज के शेप में नहीं होगा, अलग शेप में है। तो इस पर क्या है कि अगेन एक वस्तु है ए बी, इससे चलने वाली प्रकाश किरण, सपोज हमने ए से चलने वाली की बात की, तो जब इस सतह पर ये पड़ी तो इस सतह पर ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी। तो हम जानते हैं कि जब विरल से सघन में जाती है तो अपवर्तन होगा और अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये अभिलंब है, ये इससे अधिक कोण बनाते हुए आ रही थी और कम कोण बनाते हुए निकल गई। जब ये प्रकाश किरण यहाँ पहुंची तो यहाँ इसे कांच से प्रिज्म के माध्यम सघन से वायु में जाना था, यानी कि सघन से विरल में, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की पहली घटना हो गई। लेकिन अगर ये कोण 45 से या 42 से अधिक बने तब जाके हो सकता है कि ये कोण यहाँ ज्यामिति से 42 से अधिक का बन जाता है, इसलिए आसानी से पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती है। जब ये यहाँ पहुंचती है तो वापस सघन से विरल में जा रही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की पहली घटना तो संतुष्ट है, लेकिन ये जो कोण है ज्यामिति से वो 42 डिग्री से छोटा बनता है, इसलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तित नहीं होती और ये अपवर्तित होकर सघन से विरल में जाती है, अभिलंब से दूर हटकर ऐसे सीधी प्राप्त होती है।
ठीक ऐसे ही बी से चलने वाली किरण यहाँ से अपवर्तित हुई, यहाँ पूर्णांतरिक परावर्तित हुई, यहाँ पुनः अपवर्तित हुई और वस्तु ए बी का उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश के रूप में प्राप्त हो जाता है। अगला जो उदाहरण है पूर्णांतरिक परावर्तन का वो है कि जल में अगर किसी परखनली को जैसे तिरछा रखा जाए तो परखनली के अंदर जल ना हो तो उसकी आंतरिक सतह जो है वो चांदी की तरह चमकती है। कैसे, उसे भी समझते हैं। तो ये जल से भरा एक पात्र है, ये इसके अंदर एक परखनली रखी हुई है, एक प्रकाश किरण ऐसे इस पर पड़ी, यहाँ कांच यानी परखनली के माध्यम से उसे जल में जाना था। कांच सघन है, जल विरल है तुलनात्मक रूप से। सघन से विरल में जाना पहला आंतरिक परावर्तन की अपूर्णांतरिक परावर्तन की घटना संतुष्ट हो गई। अगर ये कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हुआ, ऐसी तिरछी पड़ी है, तो ये पूर्णांतरिक परावर्तित हो जाएगी और ये पूर्णांतरिक परावर्तित होकर यहाँ प्रदीप्ति उत्पन्न करेगी। ऐसे बहुत सारी किरणें या प्रकाश पुंज पड़ेगा तो उसके कारण ये चमकेगी और ये जो आंतरिक सतह है ये वाली, ये चमकीली प्रतीत होगी, ये चमकेगी, चांदी की तरह चमकीली प्रतीत होगी। तो जल में रखी परखनली का चमकना किस घटना पर आधारित है? पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला है कि अगर कोई कांच चटक जाए, उसमें दरार पड़ जाए, तो उस दरार वाले स्थान पर चमक उत्पन्न होती है। वो दरार जो है वो चमकती हैं। वो कैसे होती है? तो उसका मैंने ग्राफ डायग्राम बना दिया है। हालांकि वो जो दरार होगी वो बहुत संकीर्ण होगी, उसके बीच में थोड़ी सी वायु इंसर्ट हो जाएगी। उसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाया है कि एक कांच है, इसमें एक दरार पड़ गई है और यहाँ बीच में वायु के कण आ गए हैं, समझाने के लिहाज से, वरना तो बहुत संकीर्ण दरार होगी। इस वायु और कांच के माध्यम अलग अलग हैं। अगर कोई प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रविष्ट होती है, सघन से विरल में और क्रांतिक कोण से अधिक का कोण बना ले, तो ऐसी अवस्था में वो वापस लौट कर आ जाएगी और यहाँ प्रदीप्ति उत्पन्न करेगी। इस कारण से ये दरार जो है वो चमकती हुई प्रतीत होगी। तो कांच में पड़ी दरार का चमकना भी पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना पर ही आधारित है। तो ये थे पूर्णांतरिक परावर्तन के ऊपर आधारित कुछ प्रभाव तथा उनके उपयोग। एग्जाम के लिए, 12th एग्जाम के लिए जो पहली 3 घटनाएं हैं ये अति महत्वपूर्ण हैं। आपसे इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है या हम ये कहें कि एडिशनल हैं, लेकिन ये 3 बहुत मुख्य हैं। मर्चिका के बारे में तो यही पूछ लिया जाता है, मर्चिका की घटना कैसे उत्पन्न होती है, मिराज की घटना कैसे होती है। इसके ऊपर क्वेश्चन अधिकांशतः ये आता है कि हीरे का चमकना किस घटना पर आधारित है, तो आप बोलेंगे पूर्णांतरिक परावर्तन। एक क्वेश्चन सिंपल भी बनता है कि पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित किसी एक घटना का नाम लिखिए, तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं इतने उदाहरणों में से। क्वेश्चन आता है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको बोलना है पूर्णांतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन जनरेट होता है कि प्रकाश तंतु के उपयोग बताइए, तो आपको बताए हैं संचार तंत्र में, सजावट में और एंडोस्कोपी में अंतर्दर्शी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थे पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ घटनाओं तथा उपयोगों की व्याख्या। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।